जी अतुल सर, नेक्स्ट हैं रणवीर जी। रणवीर जी वीडियो ऑन करें। जी सर। रणवीर जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून रणवीर जी, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रणवीर है। मैं बीकानेर जिले के गांव फुलेजी का रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में करने के पश्चात जो अग्रिम अध्ययन है वो हनुमानगढ़ जिले में किया था। उसके पश्चात मैंने आयुर्वेद नर्सिंग जोधपुर से किया था और वर्तमान में मैं 21 दिसंबर 2009 से आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर के पद पर कार्यरत हूँ। योग करना मेरी अभिरुचि है और सर टाइम मिलने पर कभी कभी मैं च्यवनप्राश बना लेता हूँ। जी, तो आयुर्वेद डिपार्टमेंट में आप कंपाउंडर हैं? जी सर। आयुर्वेद के तो आजकल बहुत चर्चे हैं। जी जी, क्या लगता है आपको कि जो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की अनुमति दी है तो उससे तो बड़ा खपा है एलोपैथिक डॉक्टर, हड़ताल की धमकी दे रहे हैं? जी सर, ये वर्तमान का मुद्दा है, लेकिन जो आयुर्वेद के सुश्रुत थे, उसने जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, उन्होंने सबसे पहले जो विश्व का लिखित सर्जरी का प्रमाण है वो दिया, उसमें उपलब्ध है वर्तमान में भी। और शायद वर्तमान का जो सर्जरी है उन्हीं से कुछ तथ्य लेकर के वर्तमान सर्जरी में अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। उस समय प्लास्टिक सर्जरी का भी कहीं उल्लेख किया गया था और उसका विरोध जो हो रहा है सर, शायद नहीं होना चाहिए। एक अब सहयोगी के रूप में देखिए। सुश्रुत ने किस जमाने में ये बातें कही थी? आज हम रोबोट 21st सेंचुरी के जमाने में आयुर्वेद से सर्जरी, मुझे तो नहीं समझता कि ये ठीक है। नहीं सर, जो भी विधाएं अगर सरकार व्यवस्था कर रही है तो सरकार ने उसके रिकॉर्ड को देखा है सर, और एक सहयोगी के रूप में आयुर्वेद को भी आगे लाने की कोशिश की थी। तो इसके लिए सर्जरी की कोई डिग्री या कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी सर, अलग से व्यवस्था की गई है सर। शल्य अंदर बोलते हैं आयुर्वेद में सर इसको। शल्य में इसकी पीजी होती है सर। अच्छा, शल्य में पीजी होती है? जी जी सर। तो आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा के उपकरण कौन से होते हैं? किसी एलोपैथिक उपकरण का यूज नहीं करेंगे? जी सर, आयुर्वेद में 101 प्रकार के उपकरणों का उल्लेख किया था सुश्रुत और चरक दोनों ने सर। हाँ हाँ। हाँ जी सर। आज उन्हीं उपकरणों के विभिन्न जो रूपांतरित है, ट्रांसलेटेड जो उपकरण बनाए जा रहे हैं सर, उन्हीं को देख कर बनाए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, कंकुनी भी उनमें सबसे उत्तम था। जी, कोरोना के बचाव में आयुर्वेद कितना उपयुक्त है? आप अपना नजरिया बताइए मुझे। जी सर, आयुर्वेद, थोड़ा सा मैं आयुर्वेद के हिसाब से बताऊं तो सर, आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से। यानी स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, जिसको इम्यून सिस्टम डेवलप करना कहते हैं। और अगर दूसरा सिद्धांत है सर, अगर बीमार हो गया है तो उसकी चिकित्सा की जाए। और चिकित्सा के भी दो सिद्धांत होते हैं सर। एक तो होता है जो रोग है उनको बाहर निकाल करके, और तीसरा होता है उन रोगों का शमन करके, जिनको शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा कहते हैं। और वर्तमान में जो आयुर्वेद है उसमें इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की औषधियां और साथ में ही योग चिकित्सा का भी उपयोग किया जा रहा है। सर आपकी इजाजत हो तो मैं औषधियों का नाम बताऊं सर? बताइए। जी सर, अभी जैसे च्यवनप्राश है, इसके अलावा वासक्लेस्मिक ज्वर और क्वाथ, और इसके आयुष काढ़ा और गोजीवादी क्वाथ, इनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सर अश्वगंधा चूर्ण, जिससे लेटिन नाम विथानिया सोमनिफ हो रहा है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है। मैं तो अखबार में पढ़ रहा हूँ कि गिलोय और इस तरह की चीजों के ज्यादा सेवन से लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। पेप्टिक अल्सर हो रहा है, मुंह पे दाने निकलने लगे हैं लोगों के, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं तो नई नई बीमारियां सुन रहा हूँ। जी 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 सर, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन एक सिद्धांत है सर, अति सर्वत्र वर्ज्यते। हर चीज की अगर चिकित्सक के निर्देशन के आधार पर सीमित मात्रा में अगर उपयोग किया जाए तो वो खराब नहीं करता। यद्यपि अच्छा। मेरी सर खुद ही अभी कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी हुई है सर, आयुर्वेद डिपार्टमेंट की तरफ से क्वाथ वितरण कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपका कहना है कि लोगों ने अति मात्रा में काढ़े का और बाकी चीजों का सेवन कर लिया, इसलिए दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं? जी सर, अगर ऐसा है तो वही होगा। मतलब संतुलित मात्रा में लिया जाए तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आयुष भी आजकल बड़ी प्रचलित पद्धति, आयुष क्या होता है? जी सर, आयुष से सर आयुर्वेद की जो पद्धतियां हैं
प्राकृतिक पद्धतियां, जिस प्रकार आयुर्वेद है, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी है, U फॉर यूनानी होता है, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी है, इनका संयुग्मन है सर आयुष। 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आयुष में आयुर्वेद भी शामिल है? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कल B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, जानकारी है आपको? जी जी सर। थोड़ा बताएंगे कौन थे ये B.R. अम्बेडकर? जी सर, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो 7 सदस्य थी। और इनका, जी सर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। और जो अभी 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हुआ था, और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है सर। अब इन्हें हम, जैसा आपने कहा, संविधान निर्मात्री सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, लेकिन मेरा मानना है कि अपने दिमाग से तो कुछ किया नहीं। दुनिया के 50-60 देशों के संविधान उठाए, कट पेस्ट किया, 1935 के अधिनियम को आधार बनाया और टीप के सबकी नकल करके भारत का संविधान बना दिया। और सर ऐसा बोलिए सर। हेलो। जी हाँ, बताएं। हाँ जी सर। सर ऐसा नहीं है, ठीक है, भी एक विभिन्न प्रकार के देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, लेकिन उसके साथ साथ भारत की जो तात्कालिक परिस्थिति थी उसको देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान करते हुए, भारत की जो जनसंख्या थी और भारत नया नया ही आज़ाद हुआ था, उसको देखते हुए भविष्य की योजनाओं को निर्धारण करते हुए सर इसका निर्माण किया गया था। अच्छा 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 अच्छा, ये बताएं कि भ्रष्टाचार एक बहुत गंभीर समस्या है हमारे प्रशासन की। आप प्रशासन में आएंगे, आपके डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार होगा, कैसे रोकेंगे आप उसे? जी सर, कई होते हैं सर। सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो सर, नैतिक मूल्यों का वृद्धि की जाएगी। अगर मुझे बनाया जाता है तो सर नैतिक मूल्यों में वृद्धि करने का योगदान होगा। और इसके अलावा सर विभिन्न जो कमेटियां हैं तो जांच के लिए निर्धारित की गई है, उनकी जो सक्रियता है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सर विसल ब्लोअर, जी जी, नैतिक मूल्यों का विकास तो बचपन में हो जाता है। एक 30 साल 40 साल के आदमी में कहां से नैतिक मूल्यों का विकास होगा? कि सर व्यक्ति में अंत तक विकास होता ही रहता है सर। तो शिक्षा है वो ग्रहण हमेशा होती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, विसिल ब्लोअर का आप नाम ले रहे थे, क्या होता है ये विसिल ब्लोअर? विसल ब्लोअर एक तरह से सर मध्यस्थ होते हैं, जो कि भ्रष्टाचार करने वाले होते हैं। उनकी जानकारी गुप्त सूत्रों के द्वारा RTI एक्ट के तहत इसका उल्लेख किया गया सर, वहां तक पहुंचाई जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भ्रष्टाचारियों की जानकारी कहाँ पहुंचाते हैं? सरकार के पास? जी सर, जो भी सिस्टम बना हुआ है उसके माध्यम से सर इसकी जांच होती है। RTI का विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारे देश में बना है, इसका क्या पर्पस है? क्योंकि सर विसल ब्लोअर जो सूचना पहुंचाते थे उन पर हमले हुए थे और उनकी जान को खतरा हो रहा था, उनको धमकियां भी दी जा रही है। और आज भी ऐसा होता है सर, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सर लाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कल भारत बंद है, आप सपोर्ट करते हैं भारत बंद का? जी सर, 8 दिसंबर 2020 को किसानों के द्वारा जो 3 बिल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे उनके विरोध में जो किया जा रहा है सर, अगर ये किसान अपनी मांग को अहिंसक तरीके से अगर कर रहे हैं तो सर ये सही होगा सर। अच्छा, मतलब आप भारत बंद के सपोर्ट में हैं? जी सर, मैं न तो सपोर्ट में हूँ सर, न विरोध में हूँ, क्योंकि उनकी मांग है। अगर सरकार को यह चाहिए कि उनकी मांग का समाधान करना चाहिए सर, बिल्कुल। किसानों की जो भी मांग है उनका और सरकार के द्वारा जो किए जा रहे हैं, अगर बैठक का द्वारा समाधान किया जाए तो सर ये सफल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताएं मुझे, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर होता है? जी सर, ये प्रशासन की दो टर्मोलॉजी है। प्रत्यायोजन को इंग्लिश में सर डेलीगेशन कहते हैं। उच्चस्थ अधिकारी के द्वारा जब निम्नस्थ या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को शक्ति या अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है सर, वो प्रत्यायोजन होता है। और विकेंद्रीकरण सरकार, जिस प्रकार सर केंद्र सरकार है वो अपनी शक्तियों का हस्तांतरण अन्य राज्य सरकारों के माध्यम से करती है, वो विकेंद्रीकरण है। जिस प्रकार भारत में पंचायती राज है सर, विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण।
ओके, वेरी गुड, थैंक यू। राजेश सर। जी सर। जी सर। सर नमस्ते। रणवीर जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते। काफी आयुर्वेद के बारे में चर्चा हो रही थी अभी। जी सर। कुछ प्रश्न मेरे भी हैं इसी से जुड़े हुए। जी सर। जिस च्यवनप्राश बनाना आपकी हॉबी है। हाँ जी। हॉबी तो नहीं है सर, मैं अ, कभी कभी बना लेता हूँ। रुचि है ये आपने लिखा है इसमें। इसमें सर, रुचि लिखा हुआ चलिए है। कोई बात नहीं, मुझे च्यवनप्राश के घटक बताइए। जी सर, अभी बताता हूँ। च्यवनप्राश में मूल रूप से, सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है बिल्कुल। जी जी सर, तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें कई प्रकार के घटक होते हैं सर। सबसे पहला होता है सर आंवला, जिसको मुख्य घटक जी। एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, जिसका लैटिन नाम है। दूसरे घटक होते हैं सर प्रक्षेप द्रव्य, यानी आंवला जब आंवले से जब पिष्टि सेक ली जाती है उसके पश्चात, यानी आंवला तैयार हो जाता है, च्यवनप्राश ऊपर से सूखा डाला जाता है, वो होता है प्रक्षेप द्रव्य। इसके अलावा तीसरा होता है सर क्वाथ द्रव्य। क्वाथ द्रव्य कई होते हैं, जिसमें दसमूल होता है पहला। इसके अलावा काकड़ा सेंगी, अतीस, नागरमोथा, पीपली, और ये जो चलिए द्रव्य ठीक है। होते हैं सर, अश्वगंधा भी होता है सर। अच्छा। जी सर, चलिए, इसके अलावा ये पहली बार च्यवनप्राश किसने बनाया होगा? सर च्यवन ऋषि के शिष्यों ने बनाया था, क्योंकि च्यवन ऋषि जो व्रत हो गए थे उसको वापिस युवावस्था में लाने के लिए च्यवन ऋषि के निर्देश पर ही बनाया था, और वो वापिस युवा हो गए थे, ऐसी कथानक है सर। क्या समय रहा होगा इतिहास में इनका? कौन से समय रहे होंगे ये च्यवन ऋषि? सर सर ये उनका समय को लेकर के भ्रांति है, लेकिन जहाँ हम आयुर्वेद के जो इतिहास पढ़ते हैं, हमारे जो ग्रंथ है उसके आधार पर सर लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय माना जाता है, जहाँ तक अच्छा। मैंने पढ़ा सर। ये च्यवन और च्यवनप्राश और अवलेह में क्या अंतर होता है? जी सर, च्यवनप्राश खुद ही एक अवलेह है सर। आयुर्वेद के कई घटक होते हैं, कुछ जैसे उबाल के पीते हैं उनको तो सर काढ़ा कहते हैं, क्वाथ। और जो पतला होता है बिल्कुल जैसे चटनी टाइप का, उसको अलग से अवलेह कहते हैं सर। जिस प्रकार च्यवनप्राश थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और जो अवलेह कह रहे हैं वो च्यवनप्राश का एक भाग है। अच्छा। हाँ जी। आपने सुश्रुत जी के बारे में अभी बताया था। जी सर। अ, सुश्रुत जी से पहले भी कहते हैं कि मम्मीफिकेशन इजिप्ट में शुरू हो गया था। तो मम्मी जी वहां का। पर शल्य चिकित्सा की शुरुआत नहीं मानी जा सकती क्या? जी सर, जिस प्रकार के प्रमाण है हो सकता है सर, क्योंकि वहाँ शायद कुछ कर्ण भेदन के प्रकार मिले हैं सर, जो मम्मियाँ हैं वहाँ, कर्ण के अच्छा। जो छिद्र है सर। हाँ जी। अच्छा। तो चरक के बारे में पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। जी सर, हिस्ट्री में नहीं पढ़ा सर, आयुर्वेद में पढ़ा है मैंने तो। अच्छा, आपके हाँ सब्जेक्ट जी, नहीं रहा हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, मेंस में जरूर पढ़ा है आपने हाँ हिस्ट्री। जी, मैंने से पढ़ा है। बताइए चरक के बारे में कुछ। सर आयुर्वेद के चरक जो सर्वश्रेष्ठ वैद्य माने जाते हैं, उनमें इसका इनकी गणना होती है। और चरक सर कनिष्क प्रथम के काल में इनके राजवैद्य थे। और चरक के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया सर, वो चरक संहिता थी। और चरक ने सर जो सामान्य चिकित्सा होती है, यानी जिसमें सर्जरी को छोड़ करके उन चिकित्सा का वर्णन किया है, जिसमें पंचकर्म भी शामिल होता है। अच्छा। हाँ जी। एक वाघभट्ट जी भी हुए हैं। जी सर, वाघभट्ट संहिता लिखी है, जो कि हस्ती चिकित्सा से संबंधित है, पशु चिकित्सा से। अष्टांग हृदय। हाँ जी, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह है सर, तो अच्छा, किस समय हुए थे ये, कौन से काल में? सर इसका स्पष्ट तो मैंने पढ़ा नहीं है सर, अष्टांग संग्रह। चलिए। सर को ये सूत्र के बाद में हुए सर, ये तो है। चलिए ये तो बात हुई सामान्य जो सब्जेक्ट से। कुछ अवधारणात्मक चीजें पूछ पूछ लेते हैं, आपके विचार जान लेते हैं। ये जी सर। बताइए, जैसे अभी कुछ नामी कंपनियों के जो शहद हैं वो गुणवत्ता में बहुत विशुद्ध जी सर। पाए गए। हाँ जी क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? सर, कार्रवाई का तो अभी सुना नहीं सर, ये क्यों जरूर नहीं पढ़ा हुई था अभी। कार्रवाई? सर मैंने अभी पढ़ा। आप जी, हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। अभी जैसे स्वास्थ्य की या इम्यूनिटी की या शहद जैसे जो औषधियां हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसी समय कंपनियों के जो उत्पाद हैं वो गुणवत्ता में कम पाए जाते हैं या मिलावट पाई जाती है, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे?
सर पहले तो ये मुझे पता नहीं भी कार्रवाई हुई है या नहीं है, क्योंकि सर मैंने यही पढ़ा था कि ये जो गुणवत्ता है इनकी वो कम है और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार अगर इस प्रकार की करती है तो सर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है और कोरोना जैसी महामारी में सर ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि स्वदेशी 100% शुद्धता, ठीक है, और ये आम जो जनता है उसके साथ खिलवाड़ नहीं है, जी सर, उनके अगर ऐसा विश्वास है। को तोड़ने नहीं है। जी सर, अगर आयुर्वेद से आप तो जैसे बता रहे हैं, आयुर्वेद कंपाउंडर है आयुर्वेद में, जी आयुर्वेद पे पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है या इसका प्रचार प्रसार बहुत कम हो गया है, और इस तरह की चीजें अब देखने को सामने आती है तो इसका तो एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना। जी सर, अगर ये मिलावट है तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट की है ही, लेकिन इसको देखते हुए सर इसको प्रयोगशालाएं, जिस प्रकार अभी गुजरात में एक प्रयोगशाला शहद की प्रयोगशाला आनंद में शुरू की गई है सर, वो जांच करेगी सर शहद की गुणवत्ता के साथ। शहद ही नहीं, बाकी जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनमें भी ये होना चाहिए, निगरानी तंत्र के अंतर्गत लाना चाहिए इसको। जी सर, निगरानी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। देखिए जैसे कोई भी उत्पाद हो, चाहे अंग्रेजी उत्पाद हो, दवाएं हो, आयुर्वेद हो या अन्य हाँ जी। उत्पाद हो, उनकी गुणवत्ता में एक चीज देखने को आती है कि इंस्पेक्टर राज में जब अ, जांच की जाती है, गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है, तब हाँ जी। कुछ बड़ी कंपनियां रिश्वत देकर मामले को रफा दफा कर देती हैं। हाँ जी। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका सर सबसे पहला तो पारदर्शिता ही हो सकती है। अच्छा, आप अगर अधिकारी बनते हैं तो क्या पारदर्शिता लाएंगे? सर उनके जो कंटेंट्स हैं, जो भी जी। उनकी मेडिसिन है, उनके कंटेंट्स की भी प्रयोगशालाओं के माध्यम से जांच होनी चाहिए। दूसरा जो तंत्र है, जिस प्रकार उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसकी जी। भी उसकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सर। और जिनको जिनको बेच है, बेच नंबर जारी किए जाते हैं जिससे मेडिसिन का, उनकी लास्ट तक ट्रैकिंग होनी चाहिए सर, ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम अच्छा, से। हाँ ये जी। कभी शुद्ध के लिए युद्ध चला था राजस्थान में। हाँ जी सर। ये तो त्योहारी मौसम में ही चलता है पूरे साल, बाकी मिलावटी आप खाद्य पदार्थ बेचिए उसकी कोई निगरानी होती है क्या? वैसे सर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान बिल्कुल अच्छा है भी, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और अभी जो प्रक्रिया देखी जा रही है कि सिर्फ जो त्योहारी सीजन है वहीं चलता है, इसका प्रयोग लगातार होना चाहिए सर। अच्छा, चलिए, संस्कृत साहित्य आपने पढ़ा है, हाँ जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में किया आपने। हाँ जी सर। संस्कृत का अर्थ बताइए मुझे पहले। संस्कृत का अर्थ होता है सम प्लस कृत, यानी अब समान समायोजन के द्वारा जोड़ना। अच्छा, संस्कृत शब्द से संस्कृति बना है या संस्कृति से संस्कृत बना है? सर संस्कृति से संस्कृत बनाए। तो फिर संस्कार शब्द कहाँ जाएगा? संस्कार से संस्कृति, संस्कृति से संस्कृत बनाए। अच्छा, हाँ जी। चलिए, संस्कृत के प्रकार बताइए मुझे, कितने प्रकार की होती है संस्कृत? संस्कृत जी। प्रकार तो सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है? संस्कृत व्याकरण व्याकरण, चलिए, व्याकरण शब्द आपने नाम लिया है, तो पाणिनि जी के बारे में पढ़ा है कभी? पाणिनि। पाणिनि सर अष्टाध्यायी पाणिनि, अच्छा, संस्कृत क्या व्याकरण। रोल है उनका? तो संस्कृत व्याकरण है जो उच्चारण है होता है सर, उस पर शुद्धता का ध्यान दिया जाता है सर, पाणिनि के द्वारा लिखी गई तो अच्छा, अष्टाध्यायी। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? वैयाकरण कहलाता है सर, वह ऊपर दो मात्रा या कर्ण। गुड गुड गुड। जी। चलिए, ये बताइए, आपने दर्शन भी पढ़ा है? जी सर। दर्शन की परिभाषा दीजिए मुझे, आप दर्शन किसे कह सकते हैं? जी सर, दर्शते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा सूक्ष्म नजरिया बनाया जाता है सर, वो दर्शन होता है। अच्छा, दर्शन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? जब मानव के द्वारा अपने आत्मिक तत्व को पहचानने की कोशिश की गई थी सर, उसी समय से दर्शन की शुरुआत। अ, रणवीर जी, सुन पा रहे हैं? जी जी सर, बीच में फोन आ गया था।
अंतिम प्रश्न ये बताइए, प्राचीनतम दर्शन कौन सा माना जाता है? अपन विषय की बात करें तो विषय के जी अंतर्गत दर्शन जी शास्त्र में जो देखते हैं। जी सर, सॉरी सर, भारतीय जो दर्शनों की बात करें सर, उसमें सांख्य दर्शन को प्राचीन माना जाता है, जो कपिल मुनि के द्वारा शुरू किया गया था। और मेरे जो होम डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है, वहाँ कोलायत में सर इनका बना हुआ। ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। 25 जी तत्व हैं सर। ललित। जी सर। जी जी सर, रणवीर, नमस्ते। नमस्ते। अभी आपने कपिल मुनि के बारे में बताया है। जी सर। आप कपिल मुनि का दर्शन बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है? जी सर, सांख्य दर्शन है। क्या है उसका दर्शन, संक्षिप्त में बताइए। जी सर, सांख्य का मतलब सर संख्या से होता है। शरीर के अंदर जो 25 तत्व होते हैं सर, उनका उल्लेख किया गया है। इसमें मैं अगर इजाजत हो पूरे 25 के 25 तत्व बताऊं सर? नहीं, ठीक है। जी सर। ये बताएं कि आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक न्यूज है आज की कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल को बैठक के लिए बुलाया। जी सर। आप बता सकते हैं क्या संदर्भ है, क्यों बुलाया? सर, सरकार का जो डिस्प्यूट था सर, पहले इनका सरकार गिराने के लिए विपक्ष के द्वारा जो भी योजना बनाई जा रही थी, उसको देखते हुए सर मीटिंग बुलाई है। आपको लगता है कि बहुमत वाली सरकार होते हुए राजस्थान में कोई विपक्ष उसको गिराने का प्रयास करेगा? जी सर, पहले भी जो प्रयास किया जा रहा था सर, जो खरीद फरोख्त की प्रक्रिया थी, उसके तहत सर ये प्रक्रिया लग रही है कि यहाँ गिराने की प्रक्रिया शायद हो सकती है। अच्छा, ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? जी सर। हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स, घोड़ा होता है ना, घोड़ा। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ। हॉर्स ट्रेडिंग सर खरीद फरोख्त से ही संबंधित है। अच्छा। हाँ जी। अम, अच्छा, ये बताएं कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में कितनी बार हुआ है? मंत्रिमंडल का सर, हाँ। सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शायद एक बार हुआ है, अनुच्छेद 300 के तहत। अनुच्छेद 300। 300। हाँ जी सर। ओके। अच्छा, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? जी सर, मंत्रिपरिषद एक बड़ा क्षेत्र होता है और मंत्रिमंडल होता है सर, वो एक छोटा होता है सर, क्या होता है इनमें? जिसमें बड़े जो मंत्री होते हैं बड़े विभागों के, वो होता है सर मंत्रिमंडल में। और जो सारे मंत्री होते हैं, जिसमें राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, वो सर इस मंत्रिपरिषद में आते हैं। और जो मंत्रिमंडल है, उसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, ओके। जिसका अनुच्छेद 74 में उल्लेख कितने प्रकार के होते हैं मंत्री? मंत्री सर 3 प्रकार के होते हैं। बताएं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसके अलावा सर संसदीय सचिव का भी उल्लेख किया गया। अच्छा, क्या संसदीय सचिव भी मंत्री होते हैं? नहीं सर, मंत्री का दर्जा नहीं होता है, लेकिन वो अपनी अधिक मंत्री से अधिक जो होता है सर, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। उसके अलावा एक बचाव पक्ष होता है सरकार का, 15 उसका भी विरोध। प्रावधान कौन से संशोधन में किया गया था? सर शायद 91। कब हुआ ये? सर मैंने याद नहीं। ओके। अच्छा, ये कभी ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी जी सर। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? सर राजस्थान का नहीं पता, आंध्र प्रदेश का पहला है। और राजस्थान का? राजस्थान का सर याद नहीं। ओके। अच्छा, आप हनुमानगढ़ के हो आप? हनुमानगढ़ सर अभी प्रेजेंट में हूँ, लेकिन मूल डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। अच्छा, निवासी बीकानेर के हो? हाँ जी, मूल बीकानेर का हूँ, अभी जैसे हनुमानगढ़ में ही घर बनाया। पोस्टिंग हनुमानगढ़ में? जी सर। ओके ओके। बीकानेर एकीकरण के किस क्रम में राजस्थान में शामिल हुआ? जी सर, बीकानेर एकीकरण के चौथे चरण में शामिल हुआ था। 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। क्या तारीख थी? सर 30 जनवरी 1949 को हुआ था, जिसे राजस्थान दिवस बनाया जाता है। 30 जनवरी कंफर्म हुआ? जी सर, सॉरी 30 मार्च। ओके ओके। जी जी। और क्या कहते हैं इस चरण को? इसको सर बृहद राजस्थान कहा जाता है। बृहद राजस्थान। ओके। तो राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं इस दिन? राजस्थान के तो अभी चरण और बाकी है अभी तो। जी सर, बिल्कुल बाकी है, लेकिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थी, उनका विलय हुआ था सर इसमें। और लगभग राजस्थान का एकीकरण हो चुका था सर, बड़ी रियासतों का, इस वजह से।
ओके ओके। जोधपुर रियासत का बीकानेर रियासत से क्या संबंध रहा है? सर जोधपुर रियासत की बात करें, सर जोधपुर राज्य की। रियासत की। अच्छा, रियासत और राज्य में क्या डिफरेंस है? सर राज्य जो स्वतंत्रता सॉरी पहले 1800 सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक बारी। रियासत और राज्य। मैंने स्पष्ट। रियासत का, आपने जोधपुर राज्य का, डिफरेंस क्या है? सॉरी सर, 1459 में जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी सर, और रियासत जब 19 रियासतें बनी थी, बड़ी जो क्षेत्र हुआ था सर उसमें। सॉरी सर मैं स्पष्ट नहीं कर रहा। ओके ओके। अच्छा, इनका संबंध बता सकते हैं आपस में क्या संबंध रहा है? बिल्कुल सर, 1459 में जोधपुर जो राज्य हुआ था उसकी स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी, और राव जोधा के जो पांचवें पुत्र थे राव बिक्का, वो अपने पिता से रुष्ट होकर के तो इधर हनुमान सॉरी बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। बाद में बीकानेर और मारवाड़ के युद्ध भी हुए हैं। जी सर, बीकानेर और मारवाड़ के बीच में युद्ध भी हुआ। कब? सर तारीख तो कंफर्म नहीं है सर, याद नहीं। अच्छा, कौन सा युद्ध हुआ है? सर बीकानेर और नागौर के बीच में मतीरे की राड़ भी हुआ था। अच्छा, कब हुई है मतीरे की राड़? ये सर 1570 में। अच्छा, जिस वर्ष ये अकबर का नागौर दरबार का क्या वर्ष था? सर 1570। एक ही वर्ष में दोनों काम हुए मतलब? नहीं सर सॉरी सर, मैं थोड़ी एक बारी अगर आपकी इजाजत तो वापस बता दूं सर, 1644 में हुआ था मतीरे की राड़, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य। करण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुआ। कर्ण सिंह का एक उपनाम काफी प्रचलित है। जी सर याद तो था, भी सर रिकॉल नहीं कर ओके ओके। ये इनको जांगलधर बादशाह कहा जांगल। जाता जी जी सर जांगल। है। ऐसा क्या, इस नाम का क्या मतलब है? सर जांगलधर का मतलब है, जांगल जो प्रदेश है जिसको बीकानेर क्षेत्र जो वर्तमान में है उसको जांगल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। एक ये कलयुग का कारण और बीकानेर के कारण, इस तरह की उपाधियां किसको दी गई है? सर लूणकरण को दी गई थी, राव लूणकरण जो दूसरे शासक थे राव बीका के पुत्र के। अच्छा, हनुमानगढ़ के बारे में पूछ लें आपसे कुछ? जी सर। कब हुआ गंगानगर से अलग? सर ये 1994 में हुआ था। कौन सा जिला बना ये राजस्थान का? सर ये 31वां जिला बना। कितने जिले हैं वर्तमान में? वर्तमान में सर 33 जिले। और 33वां? 33वां सर प्रतापगढ़ है। और 32वां? 32वां करौली। कब बना करौली? करौली सर बना था सॉरी सर मैं तारीख याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, और प्रतापगढ़ कब बना? प्रतापगढ़ 2008 में बना, ओके। 26 जनवरी 2008। अच्छा, तो इसका नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा? जी सर, जब बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह है, वो सूरतगढ़ बसाने के पश्चात जब यहाँ आक्रमण किया था, तो उस समय मंगलवार था, और मंगलवार के दिन ही इसको हनुमान जी का वार होने के कारण हनुमानगढ़ रखा। इससे पहले इसका नाम भटनेर था। गुड, ठीक है। अतुल सर। जी सर। बस व्याख्या आपका। जी अतुल सर, विश्लेषण करें। जी रणवीर जी, आप आयुर्वेद के तो जानकार हैं, आपको चीजों की अच्छी जानकारी है। जो आपने एथिक्स वाले या पब्लिक एडमिशन वाले जवाब दिए वो ठीक ठीक थे, मतलब गलत नहीं थे पूरी तरह से, लेकिन एकदम टू द पॉइंट भी नहीं थे। तो कब आपका इंटरव्यू है? सर 18 दिसंबर को। 18 को है। तो थोड़ा सा जो भी 8-10 दिन का समय है, एक बार मेंस में जो चीजें आपने पढ़ी थी उनको रिवाइज करने की जरूरत है। जी सर। और बाकी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। आयुर्वेद वाला डिपार्टमेंट वो आप अच्छे से संभाल लेंगे, उसकी आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। ठीक है, तो कई सारे प्रश्न तो वहीं से ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो मेंस में चीजें पढ़ी थी एक बार रिवाइज उनको कर लीजिए दोबारा। जी जी। और न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी पर्सनालिटी अच्छी है, जवाब अच्छे से दे रहे हैं, उत्साह है आप में, वो सब चीजें बढ़िया है। ठीक है, तो हो जाएगा सिलेक्ट। जी रणवीर जी, सुन पा रहे हैं? जी सर।
वहीं से प्रश्न थे आपकी हॉबी से रिलेटेड, और हिस्ट्री भी उसी से ही जोड़ी मैंने। संस्कृत आपके सब्जेक्ट रहा है, संस्कृत के प्रकार आप नहीं बता पाए। एक तो लौकिक संस्कृत है, एक वैदिक संस्कृत है, दोनों में आपको पता होना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं और वर्तमान में जो संस्कृत पढ़ते हैं उसमें अंतर है ना। हाँ एक आप जितना पूछा जाता है उतना ही बताएं, आप एक्स्ट्रा बहुत चीजें उसमें जोड़ते जाते हैं। जैसे आपने एक आंवला जो घटक बता रहे थे, उसमें आंवले के आपने जो वैज्ञानिक नाम है वगैरह वगैरह वो ऐड किए, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक बाकी उत्तर लगभग आपके अवधारणात्मक उत्तर भी संतुलित थे, व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है, ठीक है। और बाकी सर ने जो बताया उसको आप और ऐड करिए इसमें। थैंक यू। शुभकामनाएं। जी सर। जी सर। जी रणवीर जी। हाँ जी सर। अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, भाषा शैली अच्छा है, बस व्यक्तित्व में एक लहजे का थोड़ा सा मुझे लगा है कि क्षेत्रीय लहजे का प्रभाव आता है आपकी भाषा में। तो इसका आप 7-10 दिन मेरे प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा गति कम रखेंगे बोलने की, और थोड़ा सा पॉज करेंगे बीच बीच में, 1-8 सेकेंड रुकेंगे, तो लहजे का इफेक्ट कम हो जाएगा आपके। ठीक भाषा शैली सही है, शब्द चयन अच्छा है, व्यक्तित्व बढ़िया है, लहजे को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे तो इसका फायदा हो जाएगा आपको। जी सर, मेरी ये पार्ट हमेशा से में प्रॉब्लम एथिक्स थी। का आपको सर बता चुके हैं, प्रशासनिक नीति शास्त्र आपको पढ़ना है। और पॉलिटी में मैंने आपसे पूछा था तो कंसेप्ट तो आपने अच्छे बताए, पर अनुच्छेदों में आप अटक रहे हो। तो अनुच्छेद जो करंट इश्यूज रिलेटेड पॉलिटी, उसके अनुच्छेद तो आपको आने ही चाहिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कश्मीर वगैरह जितने मुद्दे हैं उन सब के अनुच्छेद आप देख लेना। और राजस्थान करंट थोड़ा वीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अभी है आपका 7-8 दिन है, तो राजस्थान करंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह ये आपको और वापस करने की जरूरत है। और बाकी राजस्थान जीके में आपने बीकानेर के अच्छे आंसर दिए हैं, हनुमानगढ़ के भी हैं, पर फिर भी ओवरऑल बीकानेर, हनुमानगढ़ और राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, आर्ट कल्चर, इनसे रिलेटेड भी जो प्रमुख तथ्य हैं वो आप एक बार पढ़ लेंगे। बाकी ओवरऑल अच्छा है, कोई शुभकामनाएं आपको, लगता है आप निकाल लेंगे। जी ओके, धन्यवाद।